वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं हॉटस्पॉट। तो मूवी की शुरुआत में हम एक मूवी डायरेक्टर को देखते हैं जो अपनी बीवी से फोन पर बात कर रहा होता है। डायरेक्टर की बीवी उससे कहती है एक हफ्ते में मेरे पापा का बर्थडे है और इसीलिए मुझे उनसे मिलने के लिए उनके घर जाना है। लेकिन डायरेक्टर उससे कहता है कि इस हफ्ते मुझे बहुत काम है और इस वजह से तुम अगले हफ्ते उनसे मिल लेना। इतना कहकर वो फोन काट देता है। तभी एक राइटर उस डायरेक्टर के कैबिन में आता है और कहता है, सर मैं एक मूवी लिखा हुआ हूँ और वो मूवी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। डायरेक्टर भी कहता है, सुनाओ फिर मूवी। तब राइटर बताता है कि मैंने चार चार अलग अलग मूवी लिखी हैं जो कि इंसान के रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड हैं। और दोस्तों इसी से हमें पता चल जाता है कि इस हॉट स्पॉट मूवी में हमको चार अलग अलग स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी। जिसके बाद राइटर अपनी पहली स्टोरी सुनाना शुरू करता है और इस स्टोरी का नाम है हैप्पी मैरिड लाइफ। अब हम विजय नाम के एक लड़के को देखते हैं और विजय अपनी गर्लफ्रेंड धान्य से फोन पर बात कर रहा होता है। वो धान्य से कहता है कि कल हमारे परिवार आपस में हमारी शादी की बात करने वाले हैं और इसलिए मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही खुशी है। धान्य भी कह देती है, विजय मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे परिवार वालों को हमारी शादी के बारे में पता चल चुका है और इसीलिए मैं उन्हें शादी से मना भी नहीं कर सकती हूँ। वो कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। वो कहती है, प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ, पर मेरी बात को अभी समझो, मैं अभी शादी नहीं करना चाह रही हूँ। इतना कहकर धान्य फोन काट देती है और अब अगले दिन विजय को हम देखते हैं जो सोकर उठता है। विजय की मम उसको कहती है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, लड़की वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। हाँ, आपको ये बातें सुनकर दोस्तों थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि इंडियन रीति रिवाज में लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं, ना कि लड़की वाले। विजय तो बिल्कुल नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाता है और कुछ समय के बाद धान्य अपने परिवार के साथ वहां पहुंच जाती है। विजय सबको चाय देता है। वहां पर धान्य की मॉम को विजय कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाता है और वो कहती है, हमें तो विजय काफी संस्कारी लड़का लगा है, इसलिए हमें आपसे दहेज भी नहीं चाहिए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये सारी चीजें तो लड़की के लिए कही जाती हैं, पर इस स्टोरी में आपको सब कुछ हटके देखने को मिलेगा। इसके बाद धान्य की मॉम विजय से कहती है, मेरी बेटी महीने का 1 लाख कमा लेती है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम नौकरी छोड़कर उसका घर संभालो। लेकिन विजय को देखकर ऐसा लगता है कि उसे शादी के बाद भी जॉब करनी है। लेकिन विजय की मॉम धान्य की मॉम से कह देती है, हमें आपकी शर्त स्वीकार है और हमें ये शादी भी मंजूर है। कुछ समय के बाद होता यह है कि विजय और धान्य की शादी हो जाती है और अपने इंडियन कल्चर में लड़की को मंगलसूत्र पहना जाता है ना, पर यहाँ पर धान्य विजय को मंगलसूत्र पहनाती है। इसके बाद विजय की विदाई हो जाती है। विजय भी अपना घर छोड़कर धान्य के घर में आ जाता है और इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि एक तरफ से विजय यहाँ पर लड़की वाली फीलिंग दे रहा है। कोई बात नहीं। फिर घर आने के बाद विजय और धान्य आराम से सो जाते हैं क्योंकि दोनों काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। अगले दिन से विजय घर के सारे काम करने लग जाता है जो हर वाइफ अपने पति के लिए करती है, बिल्कुल वही। और एग्जाम्पल के तौर पर विजय सुबह सुबह उठकर आरती करता है, धान्य को टिफिन बना कर देता है। उसके बाद विजय घर के सारे काम करता है और साथ ही धान्य के डैड भी उसको सारे चीजें बता देते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। वो होता है ना, जब नई नई बहू घर में आती है तो ससुर जी बताते हैं कि ये चीज यहाँ रखी है, ये यहाँ पर। सेम ऐसे ही विजय के साथ भी हो रहा है, उसको बताया जा रहा है कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। अब धीरे धीरे विजय हमेशा घर के काम करते करते काफी थक जाता है। विजय को अपने परिवार की भी काफी ज्यादा याद आ रही होती है और इसीलिए विजय धान्य से कहता है कि एक्चुअली मुझे घर की याद आ रही है, तो कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर जा सकता हूँ क्या। धान्य उसे कहती है, अरे अभी तो घर में काफी गेस्ट तुमको देखने आने वाले हैं, एक काम करना तुम बाद में चले जाना। फिर विजय अपने घर न जा पाने की वजह से काफी दुखी हो जाता है, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। अब संडे के दिन विजय और धान्य सोकर आराम से उठ जाते हैं। तब धान्य विजय के लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है, पर तभी धान्य के डैड उसे कहते हैं कि तुम कॉफी क्यों बना रही हो, अरे तुम पूरा दिन काम करती हो इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए, ये काम ये विजय कर लेगा ना सारे। उसके बाद विजय आकर कॉफी बनाता है, लेकिन रात को धान्य के डैड विजय पर काफी गुस्सा भी हो जाते हैं क्योंकि विजय ने नहाते समय अपना मंगलसूत्र निकाल दिया था और मंगलसूत्र वापस पहना ही नहीं, भूल गया बेचारा। कुछ समय के बाद धान्य घर पर आती है तो धान्य के डैड उसको सारी बातें बता देते हैं कि इसने आज मंगलसूत्र नहीं पहना, ये भूल गया था। साथ ही उसके डैड विजय पर काफी चिल्लाने भी लग जाते हैं। अब विजय तो भाई है तो मर्द, गुस्सा तो आएगा ही, वो भी उसके डैड पर चिल्लाने लग जाता है। दोनों में बिल्कुल वही सास बहू वाली फीलिंग आ रही होती है दोस्तों। अब विजय को ऊंची आवाज में बात करता हुआ देखकर धान्य उस पर गुस्सा हो जाती है कि ऐसे बात करोगे मेरे डैड से, और वो विजय को चांटा मार देती है। एंड तभी अचानक से विजय की नींद एकदम से खुल जाती है। ओहो, और इसका मतलब अभी तक जो कुछ हुआ वो सब कुछ विजय अपने सपनों में देख रहा है दोस्तों। तब विजय के घर पर धान्य के परिवार वाले आते हैं और वहां विजय धान्य के मॉम डैड से कहता है कि मैं धान्य से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखूंगा क्योंकि उसे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। और ये बातें विजय इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि सपने में उसके साथ जो कुछ हुआ वो असल में लड़कियों के साथ होता है, तो वो नहीं चाहता कि अब उसके परिवार में जो बहू आए उसके साथ भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि कई ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो बहुत कम लड़की को मायके भेजते हैं और हमेशा बस अपने घर में ही रखते हैं। इसी वजह से विजय धान्य को पूरा फ्रीडम देना चाहता है और इसलिए विजय उनसे कहता है कि धान्य चाहे तो नौकरी कर भी सकती है, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। अब विजय की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। इतने में ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है और राइटर इस स्टोरी से बस
बस लड़कियों की फ्रीडम के बारे में बताना चाहता था। वापस पहले आ जाओ। वापस से राइटर और डायरेक्टर को दिखाते हैं। डायरेक्टर ये स्टोरी सुनकर सारी बात समझ जाता है और इसके बाद डायरेक्टर अपनी बीवी को उसके पापा के बर्थडे पर जाने की परमिशन दे देता है। पॉजिटिव इफेक्ट। चलिए अब दूसरी स्टोरी सुनते हैं जिसका नाम है गोल्डन रूल्स। तो अब स्टार्टिंग में हम दीप्ति नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी उसके अंकल के बेटे महेंद्र से तय कर दी जाती है। पर दीप्ति ना ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपनी मॉम डैड से कह देती है कि हाँ मैं एक लेस्बियन हूँ। ये सुनने के बाद वो लोग दीप्ति पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके मॉम डैड उसको बहुत बुरा भला सुनाने लग जाते हैं। हार मानकर दीप्ति को सारी सच्चाई फिर बतानी ही पड़ती है। तब दीप्ति उनको बताती है कि मैं सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं महेंद्र से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन इस समय दीप्ति के पेरेंट्स कुछ नहीं कहते। दीप्ति सिद्धार्थ को कॉल लगाकर कहती है कि मेरे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए मान गए हैं। सिद्धार्थ कहता है तुम्हारे पेरेंट्स तो मान गए, लेकिन मेरे पेरेंट्स को कौन मनाएगा? इसके लिए तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा। फिर दीप्ति भी सिद्धार्थ के घर उसके मॉम डैड से मिलने आ जाती है। वहाँ सिद्धार्थ भी दीप्ति को सभी से मिलाता है और सिद्धार्थ की मॉम डैड दीप्ति को काफी पसंद भी करने लग जाते हैं। पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती वहाँ पर, क्योंकि सिद्धार्थ जब दीप्ति से उसकी मॉम का नाम पूछता है तो दीप्ति अपनी मॉम का नाम भाग्य लक्ष्मी बताती है। एंड ये सुनने के बाद सिद्धार्थ की मॉम एक औरत की फोटो लाती है और दीप्ति को दिखाकर पूछती है क्या यही तुम्हारी मॉम है? दीप्ति हाँ कहती है। फिर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि सिद्धार्थ की मॉम कहती है भाग्य लक्ष्मी मेरी छोटी बहन है और काफी साल पहले वो घर से भागकर तुम्हारे डैड से शादी कर ली थी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धार्थ और दीप्ति एक तरफ से भाई बहन हुए। और ये सुनने के बाद तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनको ये बात तो पता नहीं थी और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। दीप्ति भी बिना कुछ बोले सिद्धार्थ के घर से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सिद्धार्थ और दीप्ति को एक दूसरे की कुछ ज्यादा ही याद आ रही होती है। अब एक दिन दोनों बार में एक दूसरे से मिलते हैं। वहां सिद्धार्थ दीप्ति से कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ, यही हमारे लिए बढ़िया रहेगा। एंड यहाँ हमको पता चलता है कि सिद्धार्थ और दीप्ति के बीच प्यार कैसे हुआ। असल में सिद्धार्थ एक डिटेक्टिव एजेंसी में काम करता था और एक दिन दीप्ति के अंकल का बेटा महेंद्र सिद्धार्थ से कहता है कि तुम दीप्ति पे नजर रखो और उसके बारे में मुझे बताओ। और इस नजर रखने के चक्कर में सिद्धार्थ को दीप्ति से प्यार हो गया। पर अब दोनों की कंडीशन ऐसे हो गई है कि दोनों मतलब शादी तो नहीं कर सकते। एंड फिर हम इसी गम में सिद्धार्थ को देखते हैं जो चाकू से खुद को मार डालता है। और स्टोरी के लास्ट में ऑडियंस से ये पूछा जाता है कि आखिर इसमें गलती किसकी है, क्योंकि सिद्धार्थ और दीप्ति को ये बात पहले से पता नहीं थी कि वो दोनों भाई बहन हैं। सो इसका फैसला आप करेंगे कमेंट्स में दोस्तों, ठीक है। अब डायरेक्टर को देखते हैं हम, जिसको ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। डायरेक्टर कुछ काम से फिर बाहर चला जाता है। तब हम राइटर को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। और दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि राइटर की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर की बेटी है। और यहाँ ये राइटर डायरेक्टर को अपनी स्टोरी सुनाकर बस इंप्रेस करने के लिए आया है। कुछ समय के बाद डायरेक्टर अपने कैबिन में वापस आ जाता है और राइटर से कहता है कि चलो तुम अपनी तीसरी स्टोरी सुनाओ। एंड फिर से रेडी हो तीसरी स्टोरी सुनने के लिए। इस स्टोरी का नाम है थाकली चटनी। स्टार्टिंग में हम अनीता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक मीडिया कंपनी में काम करती है। और वहाँ मीडिया कंपनी का एचआर अनीता के काम से कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और अनीता से कहता है कि तुम बहुत लगन से काम करती हो और इसके लिए मैं तुम्हारा ट्रांसफर अपने दूसरी ब्रांच में करना चाहता हूँ। लेकिन अनीता उनसे कहती है कि सर मैं इस ब्रांच में यही काम करना चाहती हूँ। और दोस्तों इसका कारण होता है अनीता का बॉयफ्रेंड वेत्री, क्योंकि अनीता नहीं चाहती कि वो वेत्री को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाए। इसके बाद हम वेत्री को देखते हैं जो एक आईटी कंपनी में काम करता है और वो थोड़ा हवसी भी है। इसी वजह से वो अपना ज्यादा टाइम वॉशरूम में ही बिताता है। लेकिन जब वो वॉशरूम में एंजॉय कर रहा होता है तभी उसकी कोई वीडियो निकाल लेता है और पूरे ऑफिस में वायरल कर देता है। अब जब एचआर को ये बात पता चलती है तो एचआर वेत्री को जॉब से निकाल देता है। भाई निकालना ही पड़ेगा। एंड पता नहीं यार इस वेत्री की क्या मजबूरी थी कि इसको ऑफिस में ये सब कुछ करना पड़ रहा था। अब जैसे ये बात अनीता को पता चलती है कि वेत्री को जॉब से निकाल दिया गया है तो अनीता वेत्री से इसकी वजह पूछती है। एंड तब वेत्री अनीता से झूठ कहता है कि दुनिया में टैलेंट की जगह कहाँ होती है तुम्हें तो पता ही है, और बॉस ने जानबूझकर मुझे नौकरी से निकाल दिया है। पर दोस्तों सच्चाई आपको पता है, अनीता को नहीं। जिसके बाद वेत्री जॉब को लेकर काफी टेंशन में रहता है और एक बीच के पास बैठा होता है। तभी वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर आता है और वेत्री के बाजू में ही बैठ जाता है। वेत्री को टेंशन में देखकर वो ड्राइवर उससे पूछता है क्या हुआ है। एंड वेत्री तब उसको बताता है कि यार जॉब चली गई है इसलिए एक जॉब की जरूरत है मुझे। टैक्सी ड्राइवर भी वेत्री को अपना नंबर देता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढता हूँ। अब वेत्री अपने घर पर आता है, पर घर आने के बाद उसकी मॉम उसे काफी ताने देती है, जैसे कि तुमने लाइफ में कुछ नहीं किया, तुम निकम्मे हो वगैरह वगैरह। मुश्किल से तुमको एक जॉब मिली थी, उसमें भी तुमको निकाल दिया गया है। अब वेत्री भी घर वालों के ताने को सुनकर काफी दुखी हो जाता है और एक जगह पर बैठता है। तभी उसे टैक्सी ड्राइवर का कॉल आता है और टैक्सी ड्राइवर उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, उस जॉब में तुम्हें दूसरों को खुश करना है। असल में ये जॉब दोस्तों वही कॉल बॉय की जॉब होती है। पर वेत्री पहले तो उन्हें काम करने से मना कर देता है, लेकिन वेत्री को अब पैसों की काफी जरूरत होती है और इस वजह से वेत्री बाद में जॉब के लिए हाँ कर देता है। साथ ही साथ टैक्सी ड्राइवर वेत्री को कस्टमर का एड्रेस भी देता है। वेत्री वहां जाकर कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर देता है।
एंड इस काम में वेत्री को अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है और साथ ही साथ वेत्री को ये काम बहुत बढ़िया लगता है, पैसे भी बढ़िया मिलते हैं, एंजॉय का एंजॉय। धीरे-धीरे वो अपनी सारी ज़रूरत पूरी करने लग जाता है। अब एक दिन अनीता उस टैक्सी ड्राइवर से कहती है, अंकल मैं कॉल बॉय पे एक आर्टिकल लिख रही हूँ, इसलिए मुझे किसी कॉल बॉय का इंटरव्यू लेना है। टैक्सी ड्राइवर उसको कहता है, ठीक है मैं आपको कुछ दिनों में बताता हूँ। फिर हम वेत्री को देखते हैं जिसे हमेशा की तरह एक कस्टमर का एड्रेस आया होता है और इस बार कस्टमर ने उसको होटल में रूम नंबर 157 बुलाया होता है। एंड जब वेत्री वहां पहुंचता है तो देखता है कस्टमर कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम है और ये देखकर वेत्री के होश उड़ जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा देखने के बाद तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे, मेरे तो बोलते ही होश उड़ रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि वेत्री से कुछ तो गलती हुई है और शायद वेत्री दूसरे रूम में चला गया, यही मुझे लग रहा है। पर फिलहाल हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वेत्री बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जाहिर सी बात है ये सब देखकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। वेत्री अपने घर वापस आता है और अगले ही दिन वेत्री की मॉम कहीं बाहर जा रही होती है। वेत्री उनसे कहता है, आप कहाँ जा रही हो? उसकी मॉम कहती है, मैं मंदिर जा रही हूँ। लेकिन वेत्री अपनी मॉम पे अब भरोसा नहीं करता और इसलिए उनसे कहता है कि ठीक है मैं भी आपके साथ चलूंगा। कलयुग है दोस्तों, कलयुग। बेटे को माँ पर भरोसा नहीं है। दोनों मंदिर जाने लग जाते हैं। तभी रास्ते में वेत्री अपनी बाइक रोकता है और अपनी माँ से कहता है कि मॉम आप पिछली रात होटल में क्या कर रहे थे? उसकी मॉम बताती है कि पिछली रात अपनी सहेली के साथ मैं होटल में रुकी थी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? वो एक्चुअली हुआ ये था कि काफी समय से मैं अपनी उस सहेली से मिली नहीं थी तो सोचा होटल में ही रह लूं। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर वो टैक्सी ड्राइवर आ जाता है और वेत्री से कहता है कि तुम पिछली रात कस्टमर के पास नहीं गए थे क्या? वेत्री कहता है, मैं रूम नंबर 187 में गया था लेकिन वहां पर मेरी मॉम थी। अरे तुम्हें 187 किसने कहा था, तुम्हें 157 में जाना था। एंड तब ये बात वेत्री को पता चलती है तो उसे भरोसा हो जाता है कि वो अपनी मॉम पर गलत शक कर रहा था, जबकि निकम्मा तो वो खुद है ही, दूसरों को भी उसी सोच से देख रहा है। लेकिन उसकी खुशी ये ज्यादा समय तक नहीं चलती क्योंकि टैक्सी ड्राइवर अपने साथ अनीता को लेकर आता है और अनीता से कहता है कि ये है वेत्री, ये कॉल बॉय है, इसका आप इंटरव्यू ले लो। एंड ये अनीता, बस फिर क्या था, अनीता वेत्री पर हो जाती है गुस्सा और कहती है, सच में मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कभी। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी लेकिन तुम ये काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अनीता की भी चाल ढाल बदल जाती है। वो कहती है, अब मुझे तुम्हारे दोस्त के साथ भी एक रात बितानी है। अगर तुम अपने दोस्त को मेरे पास नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। एंड अब ना चाहते हुए भी वेत्री को ये करना पड़ता है। वहाँ अनीता उसके दोस्त के साथ सीन चालू कर देती है पर इतने में वेत्री अनीता को चांटा मार देता है और कहता है, तुम ऐसा मेरे सामने नहीं कर सकती। एंड तब अनीता उससे कहती है, सोचो मुझे ऐसा करते हुए देखकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, तो सोचो जब मुझे पता चला होगा तो मुझे कितना गुस्सा आया होगा। वो वेत्री से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम ये जॉब छोड़ दोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। वेत्री भी उसको कह देता है कि ठीक है अब से मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। इसके बाद वापस आ जाओ प्रेजेंट में। डायरेक्टर राइटर से कहता है कि तुम्हारी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं और तुम्हारी स्टोरी में डीप मीनिंग छुपा हुआ है क्योंकि राइटर की स्टोरीज पूरी रियलिटी पे बेस्ड होती है और इसीलिए डायरेक्टर राइटर को उसकी आखिरी स्टोरी सुनाने को कहता है। रेडी हैं आप लोग? ओके। तो राइटर अपनी लास्ट स्टोरी का नाम बताता है फेम गेम और इस स्टोरी में हम रक्षिता नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं और हम देखते हैं कि रक्षिता की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए उसके मॉम डैड उसको हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। यहाँ हमको रक्षिता का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ रक्षिता अपने मॉम डैड के साथ रहती है और रक्षिता को एक्टिंग कुछ ज्यादा ही पसंद होती है। इसी वजह से उसके मॉम डैड उसको एक रियलिटी शो में लेकर आते हैं। वहाँ वो अपना फर्स्ट ऑडिशन देती है और ऑडिशन में वो पास भी हो जाती है, जिसके बाद उसे रियलिटी शो में लिया जाता है और सभी बड़े खुश हो जाते हैं। पर प्रेजेंट में डॉक्टर रक्षिता के मॉम डैड से कहते हैं कि सॉरी रक्षिता अब नहीं रही। एंड ये सुनने के बाद उसके मॉम डैड मतलब दुखी क्या, रोने लग जाते हैं। लेकिन अब हमें पास्ट में रक्षिता की मौत के कारण का पता चलता है जब धीरे धीरे रक्षिता रियलिटी शो में परफॉर्म करके फेमस होने लग जाती है और सभी लोग रक्षिता को जानने लग जाते हैं। तो उसके बाद रक्षिता के मॉम डैड एक नया घर लेते हैं और ये सब सिर्फ रक्षिता की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। एक दिन रक्षिता के डैड यूट्यूब पे रक्षिता का एक नया एपिसोड देखते हैं जिसमें रक्षिता फर्स्ट नाइट का परफॉर्मेंस करती है और उसके डायलॉग काफी डबल मीनिंग होते हैं। ये सब देखकर उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि रक्षिता एक छोटी बच्ची होती है, इसलिए उसके डैड को वल्गर एक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता उसका। वो अपनी वाइफ से भी कहते हैं कि ये सब बच्चों से क्यों कराया जा रहा है। उसकी वाइफ भी कहती है, अरे तुम चुप रहो ना, वो कितनी टैलेंटेड लड़की है और सब उसको जानने लगे हैं। उसकी माँ सिर्फ फेम देखती है दोस्तों, और इतना कहकर उसकी बीवी चली जाती है। लेकिन रक्षिता की मॉम को ये बात पता नहीं होती कि ऐसे एक्ट की वजह से रक्षिता की मौत हो सकती है। एंड इसके बाद कुछ टाइम तक उसकी एक्टिंग चलती रहती है, साथ ही उसको अच्छी कामयाबी भी मिलने लग जाती है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रक्षिता का अंतिम संस्कार हो जाता है और उस दिन रियलिटी शो का फाइनल भी होता है। इसीलिए रक्षिता के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं हमें फाइनल देखने जाना चाहिए क्योंकि रक्षिता फाइनल जीतना चाहती थी। दोनों रियलिटी शो के फाइनल में जाते हैं और शो के चालू होने के बाद एंकर सभी से कहती है कि रक्षिता अब हमारे बीच नहीं रही और इसके लिए वो रक्षिता के डैड को स्टेज पर आने के लिए कुछ लाइंस कहने के लिए कहते हैं। रक्षिता के डैड पूरे ऑडियंस के सामने कहते हैं कि मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार मेरी पत्नी है और ये सब सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब रक्षिता शो का सेमीफाइनल हार जाती है
क्योंकि दूसरे बच्चे उससे ज्यादा वल्गर एक्ट करते हैं। और हारने की वजह से रक्षिता की मॉम रक्षिता पर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब प्यार से समझा के नहीं, उसको डांट के कहती है। एंड रक्षिता भी शो के लिए काफी मेहनत करने लग जाती है, लेकिन आपको तो पता ही है बच्चे वही सीखते हैं जो दूसरों को करता हुआ देखते हैं। और ऐसा ही कुछ होता भी है। अब ये रियलिटी शो काफी फेमस हो जाता है और हर घर में ये शो को देखा जाता है। और ऐसे ही वल्गर एक्ट देखने के बाद बच्चे वही सीखने लग जाते हैं। एक दिन जब रक्षिता अपने कमरे में एक्ट रिहर्सल कर रही होती है, तभी रक्षिता का कजन जो रक्षिता का बड़ा भाई भी है, वो रक्षिता के कमरे में आ जाता है और रक्षिता को कपड़े उतारने को कहता है। जब रक्षिता उसे कारण पूछती है तो वो बताता है ऐसा करने से तुम शो जीत जाओगी, तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद वही है ना, रक्षिता का वो भाई उसका पूरा फायदा उठाता है। एंड दोस्तों इससे ज्यादा क्या कहें। और इस इंटीमेट सीन के कारण हो जाती है रक्षिता की मौत। लेकिन रक्षिता के डैड सभी से कहते हैं कि उसकी मौत की वजह रक्षिता का बड़ा भाई नहीं, बल्कि ऐसे रियलिटी शो हैं जो ये सारी चीजें बच्चों से कराते हैं। और साथ ही साथ इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। और रियलिटी में भी दोस्तों समाज में ऐसा ही हो रहा है, हर तरफ घूसखोरी हो रही है। इसी वजह से ईमानदारी मानो कहीं खत्म ही हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। 4 स्टोरी यहाँ पर होती है खत्म। इसके बाद राइटर क्या कहता है ये नहीं दिखाया जाता। एंड इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। आज कमेंट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा क्योंकि एवरी ओपिनियन मैटर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।